हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग ये हमारे इस एग्ज़ाम के लिए जनरल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हम लोग इसका 5वां प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड के भी चैप्टर वाइज सीरीज शुरू की है, जिसमें आज हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था और वो कंप्लीट होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो अब हम बात करेंगे इसमें पार्ट फर्स्ट जनरल अवेयरनेस की, जिसमें कह रहा है कि भारत में कौन सी सड़क योजना 1943 से 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का एक पहला प्रयास थी। तो ये हो जाएगी नागपुर रोड प्लान। नेक्स्ट है, क्या लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो ये हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा का समकालीन था, कंटेम्प्रेरी था। महमूद गजनी बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा राजेंद्र फर्स्ट का समकालीन था, राजेंद्र फर्स्ट का कंटेम्प्रेरी था महमूद गजनी। और चोल वंश की स्थापना की बात करें तो ये हो जाएगा विजयालय, विजयालय के द्वारा चोल वंश की स्थापना की जाती है। और राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पीरियड को ही चोल वंश में स्वर्ण युग कहा गया है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन करेक्ट है। पहला कह रहा है कि वाटर इज अ साइक्लिक रिसोर्स, मतलब कि जल क्या है, एक चक्रीय साइक्लिक रिसोर्स है, संसाधन है, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। तो जल क्या है, एक चक्रीय साधन है, मतलब क्या हुआ इसका कि प्राकृतिक और जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप प्रकृति में जो संपादित जल चक्र है उसके माध्यम से हम जल को क्या पुनः प्राप्त कर सकते हैं। साइक्लिक रिसोर्स है, ठीक है, इसकी पुनः प्राप्ति की जा सकती है। दादा भाई नौरोजी क्या थे, तो वह एक बिजनेसमैन, मतलब कि व्यवसायी थे, और इन्होंने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन सिद्धांत दिया है। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी करी थी। नौरोजी ने कब करी थी, 3 बार करी थी। 1886 कलकत्ता सेशन, 1893 लाहौर सेशन एंड 1906 अगेन कलकत्ता सेशन। साथ ही दादा भाई नौरोजी को भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय रहे हैं दादा भाई नौरोजी। निम्न में से क्या सामान्यतः बिना बुझे चूने के रूप में जाना जाता है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम क्या है, तो ये हो जाएगा CaO, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड। और यदि हम बात करें CaCl2 की, तो ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बॉक्सिंग से है, तो ये हो जाएंगे लवलीना बोर्गोहेन। अर्चना कामत की बात करें तो ये संबंधित है टेबल टेनिस से। हिमा दास धावक हैं, ठीक है, एथलीट हैं। मोनिका बत्रा ये भी संबंधित है टेबल टेनिस से। संसद के द्वारा 73rd एंड 74th दोनों ही संशोधन किस वर्ष किए गए थे, तो ये किए गए थे 1992 में। और 73rd संबंधित है ग्राम पंचायतों से एंड 74th संबंधित है शहरी स्थानीय स्वशासन, मतलब कि नगर पालिका से। रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं, तो ये है कथक से संबंधित। और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये यूपी का है, इसका संबंध है यूपी से। नेक्स्ट है वेग, मतलब कि वेलोसिटी एक विशेष दिशा में है किस, तो ये स्पीड की, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे पार्ट थर्ड नॉलेज ऑफ ICT की, जिसमें कह रहा है कि रेमंड सैमुअल टोमिल्सन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है, तो इन्होंने किया था ईमेल का विकास, ईमेल। नेक्स्ट है DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ किससे है, तो DNS इज अ नेटवर्किंग टर्म दैट रिफर्स टू DNA स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संबंध में वॉर्म किसका संक्षिप्त रूप है, तो वॉर्म स्टैंड फॉर राइट वंस रीड मेनी। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का हम उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं टूल्स का प्रयोग। वेब पेज पर आड़ी रेखा, मतलब कि वेब पेज पर क्षैतिज रेखा निवेश, मतलब कि इंसर्ट करने के लिए किस टैग का प्रयोग हम करते हैं, तो ये हो जाएगा ग्रेटर लेस देन HR, मतलब कि विच टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द वेब पेज।
कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? तो ये हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कई बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, किस संचार के प्रकार में डेटा का संचरण एक समय में दोनों दिशाओं में संभव होता है? मतलब कह रहा है कि इन विच कम्युनिकेशन मोड डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। तो ये हो जाएगा फुल ड्यूप्लेक्स। और कम्युनिकेशन मतलब कि जो संचार है वो चैनल के 3 प्रकार होते हैं। पहले तो होता है सिंप्लेक्स एंड हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फिर होता है फुल ड्यूप्लेक्स। और फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है कि जो डेटा है वो दोनों दिशाओं में संभव होता है। मतलब क्या इसका कि एक ही टाइम में हम सूचनाएं भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। और यदि हम बात करें हाफ ड्यूप्लेक्स की, तो इसमें जो डेटा संचरण है वो दोनों दिशाओं में तो होता है, लेकिन क्या होता है कि हम एक ही समय में एक ही दिशा में डेटा का संचरण कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि या तो हम कोई भी डेटा है, कोई भी सूचना है, उसको या तो हम ले सकते हैं मतलब भेज सकते हैं या उसे प्राप्त कर सकते हैं। एंड सिंप्लेक्स फॉर्म क्या होता है, तो इसमें डेटा का जो संचरण है वो हमेशा एक ही दिशा में होता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है, तो ये हो जाएगा पेंगुइन। और यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड अदर यदि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इनमें आता है MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड यूनिक्स। निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है, तो ये हो जाएगा लॉजिकल एरर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेक्ट है? पहला कह रहा है कि अ प्राइमरी की इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की, मतलब कि एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी होती है, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण किस रूप में भी हो सकते हैं, तो वो श्रव्य मतलब कि ऑडियो विजुअल इन दोनों रूप में हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में ICT का लाभ एक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ICT इन एजुकेशन? तो यह संचार अंतर को पूरा करता है, मतलब कि ब्रिज द कम्युनिकेशन गैप जो है उसको फिल करता है ICT। सेकंड कह रहा है कि प्रमोट्स ट्रेडिशनल लर्निंग, क्या यह ICT पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देता है? तो पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देने में ICT का कोई योगदान नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यह टाइम इफेक्टिव भी है और यह अधिक जानकारी तक भी पहुंच उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ICT का एक उपयोग नहीं है? तो आर्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन में ICT का तो यूज़ है, लेकिन रूट लर्निंग में इसका यूज़ नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ICT का पूर्ण प्रपत्र क्या है और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? बताना है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो IT का फुल फॉर्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड एक बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में ICT के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक क्या है? तो यह इजी एक्सेस टू लर्निंग है ICT, मतलब कि अधिगम के लिए आसान पहुंच है ICT। नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना है जिसमें इच्छित सीखने के परिणाम हैं, शिक्षण का विवरण, सीखने की रणनीति और गतिविधियों और सीखने के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण है? तो ये हो जाएगा पाठ योजना, मतलब कि लेसन प्लान। तो इंग्लिश में क्या कह रहा है कि यदि बात करें तो लेसन प्लान इज अ वेरी डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक प्लान कंसिस्टिंग ऑफ इंटेंडेड learning outcomes, description of teaching learning strategies and activities and actual tool for assessment of learning outcome। तो ये सभी क्या है? ये सभी लेसन प्लान से संबंधित है। नेक्स्ट है, हमें अपनी पाठ योजना में लचीलापन क्यों सुनिश्चित करना चाहिए? मतलब कि अपने लेसन प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी अपनानी चाहिए, तो क्यों अपनानी चाहिए? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इन लेसन प्लान will allow many things to be included in a plan so that the course can be completed sooner। मतलब कि जो पाठ योजना है इसमें लचीलापन एक योजना में कई चीज़ों को शामिल करने की अनुमति देगा, जिससे कि हम पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा कर सकें। नहीं, तो इसका ऑप्शन एक गलत है, इसलिए हमें लेसन प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं अपनानी चाहिए। सेकंड कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी निरंतर आकलन के जरिए योजना को समायोजित करने देगा। यस, इसका सेकंड करेक्ट है। एंड थर्ड कह रहा है कि दृढ़ पाठ योजना की तुलना में निरंतर मूल्यांकन कम महत्वपूर्ण है।
मतलब कि कंटिन्यूअस असेसमेंट इज लेस इंपॉर्टेंट टास्क देन रिजिड लेसन प्लानिंग। इसका तीसरा नहीं होगा, इसका होगा ओनली 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन करेक्ट है। नकारात्मक विश्लेषणात्मक प्रस्ताव विरोधाभासी होते हैं। पहला बिल्कुल सही है, नेगेटिव। तो ये कह रहा है कि नेगेटिव एनालिटिकल प्रपोजिशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी। पहला बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है कि नेगेटिव सिंथेसाइज्ड प्रपोजिशंस आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। मतलब कि जो नकारात्मक संश्लेषी प्रस्ताव हैं ये स्वविरोधाभासी नहीं होते हैं। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण और सीखने की एक प्रभावी विधि की विशेषताएं हैं। छात्रों की मानसिक क्षमता और ज़रूरतों से मेल खाता है या सही है पहला। सेकंड कह रहा है कि बच्चों की आलोचनात्मक सोच भी विकसित करता है। शिक्षण और सीखने की प्रभावी विधि, ठीक है, करेक्ट है। यह बच्चों में जीवन कौशल के विकास की भी गुंजाइश प्रदान करता है। यस, इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो कि वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं और अध्ययन को प्रभावित करते हैं। तो इसमें शिक्षकों की भूमिका शामिल होती है। विश्वास तथा धारणा मतलब कि बिलीफ एंड अजम्पशंस होते हैं। मूल्यांकन के तरीके मोड ऑफ एवेल्युएशन होता है तथा कक्षा की बातचीत की प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसके हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण छात्रों को कक्षा में कहीं भी बैठने नहीं देता है। कुछ छात्र एक साथ बैठकर सामूहिक पठन करते हैं और कुछ शांति से बैठकर स्वयं पठन करते हैं। तो अभिभावक इसे पसंद नहीं करते हैं। तो इस परिस्थिति से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वश्रेष्ठ उपाय हो सकता है। तो ये हो जाएगा जो अभिभावक है वो शिक्षक के प्रति विश्वास रखे और शिक्षक जो है उससे समस्या के बारे में चर्चा करे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। श्याम फलक तालीम को कौन सी श्रेणी या समूह में समाविष्ट किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा दृश्य साधन में। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक परीक्षाओं मॉडर्न डे एग्जामिनेशंस के बारे में कौन सा करेक्ट है। फोकस ऑन द कैपेसिटी ऑफ मेमोराइजेशन। अब बात करते हैं जो एग्जामिनेशन होते हैं वो याद करने की क्षमता पर ध्यान देते हैं तथा फोकस ऑन द कैपेसिटी ऑफ रिप्रोड्यूस प्रजनन की क्षमता पर ध्यान देते हैं। तो इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मूल्यांकन। पोर्टफोलियो मूल्यांकन मतलब कि पोर्टफोलियो एवोल्यूशन के लिए निम्नलिखित में से कौन से छात्रों का या छात्रों के कौन से कार्य या फिर कार्यों को काम में लिया जा सकता है। तो बच्चों के द्वारा पढ़ी गई कहानी की पुस्तकों की जो सूची है, लिस्ट ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ए चाइल्ड, पत्तियों पुस्तकों आदि पत्तियों और वस्तुओं आदि के संग्रह को, साथ ही बच्चों की स्वतः मूल्यांकन शीट के नमूने को हम ले सकते हैं। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। मूल्यांकन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राह कौन सा है। तो ये हो जाएगी निरंतर तथा विस्तृत इवोल्यूशन मतलब कि मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है मल्टीग्रेड टीचिंग मतलब कि बहुकक्षा शिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए एज अ टीचर। कि समूह छोटा होना चाहिए जिसमें 4 to 5 स्टूडेंट्स हों, बिल्कुल करेक्ट है। विद्यार्थियों को उनकी रुचि, ठीक है, उनके इंटरेस्ट एंड उनकी आवश्यकता मतलब कि उनके नीड के अनुसार एक समूह से दूसरे समूह में जाने की अनुमति भी दी जानी चाहिए। तो इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मल्टीग्रेड शिक्षण के 4 पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन से वह पहलू हैं। तो क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन पर, पीपल्स ग्रुपिंग मतलब कि छात्रों के समूहों पर, एंड यूज ऑफ लर्निंग मटेरियल्स कैसी अधिगम सामग्री का हम उपयोग कर रहे हैं इन पर भी, एंड प्रॉपर प्लानिंग पर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 5 E's मॉडल का विकास किसने किया था। तो ये हो जाएंगे रॉजर बेबी ने। और 5 E's मतलब कि फर्स्ट इज इंगेज एंड एक्सप्लोर करना, और उसके बाद आता है एक्सप्लेन करना मतलब कि व्याख्या करना, एंड एलोबरेट मतलब कि विस्तृत करना, एंड इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन करना शामिल है 5 E's में। निम्नांकित में से क्या पढ़ाया नहीं जा सकता है, बल्कि व्यवहारिक रूप से इसे अंगीकार करने पर इसे आत्मसात किया जा सकता है। तो जो वैल्यूज़ होते हैं उन्हें हम पढ़ा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उन्हें हम प्रैक्टिस के द्वारा अपना जरूर सकते हैं वैल्यूज़ को। निम्नलिखित में से क्या अध्यापक केंद्रित उपागम की एक विशेषता नहीं है।
तो जो विद्यार्थी हैं वो अध्यापक द्वारा बताई गई बातों को लिख रहे हैं, ये तो टीचर सेंटर्ड है। विद्यार्थी क्षेत्र में काफ़ी अभ्यास भी कर रहे हैं, ये भी टीचर सेंटर्ड है। विद्यार्थी पहाड़ों को कंठस्थ कर रहे हैं, मतलब कि याद कर रहे हैं, ये भी टीचर सेंटर्ड है। लेकिन फोर्थ करें कि विद्यार्थी समूह में मिट्टी और कागज का प्रयोग करके अनेक मॉडल बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट सेंटर्ड, ना कि टीचर सेंटर्ड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षार्थी एक ज्ञान साधक होता है, जिसमें शिक्षक सहायक और मार्गदर्शक होता है? ये हो जाएगा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में। नेक्स्ट है, किसको दिए गए सभी कारक छोड़कर स्कूल में बहुकक्षा की स्थिति पैदा करते हैं? तो जो शहरी विद्यालयों में उचित संचार व्यवस्था का जो अभाव है वही। नेक्स्ट है, एक शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका एक संगठन में प्रबंधक की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के समान है? एक कक्षा में अनुशासन बनाए रखने को प्राथमिकता देना, मतलब कि डिसिप्लिन बनाए रखने को प्रायोरिटी देना, ये एक टीचर का काम होता है। बिल्कुल करेक्ट है। छात्रों को उनके प्रदर्शन के बारे में प्रतिक्रिया भी प्रदान करना, ये भी एक संगठन में प्रबंधक की भूमिका है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऋतुराज जो कि 10th क्लास में है, उसे कुछ गुस्से की समस्या है। ठीक है, वह अक्सर अपने साथियों के साथ मौखिक, मतलब कि ओरल एंड शारीरिक या फिजिकल तर्क वितर्क में लिप्त पाया जाता है। तो यह एक शिक्षक इससे कैसे निपटेगा? तो जो शिक्षक है, जो टीचर है, उसे उसकी संवेदनाओं और एहसास से अवगत कराएगा और वह ऐसे कैसे और क्यों महसूस कर रहा है, इसके बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का भी प्रयास करेगा। एंड मतलब कि ट्राई टू गेन इनसाइट इनटू हाउ एंड व्हाई डज ही फील, और उसको उसके इमोशंस के बारे में अवेयर कराएगा। विद्यालय के बच्चे एक ऐसे अध्यापक से शैक्षिक रूप से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं जो कि भावनात्मक रूप से अपरिपक्व, मतलब कि इमेच्योर होते हैं। एक अध्यापक पहले नियम और सिद्धांत के बारे में बताता है। तो अध्यापक है जो एक टीचर है, वो पहले नियम बताया, पहले उसने रूल बताया, उसकी थ्योरी बताई, एंड फिर संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उसने एग्जाम्पल दिया। तो पहले टीचर ने क्या किया, रूल्स बताए, उसकी थ्योरी बताई, एंड देन एग्जाम्पल दिया। तो वह कौन सा उपागम है? तो ये हो जाएगा निगमनात्मक उपागम। और यदि वही टीचर पहले एग्जाम्पल दे दे एंड देन रूल्स या थ्योरी बताए, तो वो हो जाएगा आगमनात्मक। द पर्पज ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इज, मतलब कक्ष में जो प्रेक्षण होता है, इसका प्रयोजन क्या है? तो ये हो जाएगा अध्यापन और अधिगम में सुधार लाना। नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा में अध्ययन दौरे की क्या सार्थकता होती है? स्टडी टूर की। तो इससे क्या होगी कि सहभागितात्मक अभिवृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, प्रमोट्स कोलैबोरेटिव एटीट्यूड को बढ़ावा मिलेगा। आगमनात्मक उपागम का समर्थन कौन करता है? तो इसमें हो जाएगा रचनावादी, मतलब कि कंस्ट्रक्टिविस्ट। कौन सी विधि लिखित और मौखिक पाठ के अनुवाद के विरुद्ध है और क्रिया प्रदर्शन या वास्तविक वस्तुओं के माध्यम से शब्दों के अर्थ बताने पर केंद्रित है? तो ये हो जाएगी प्रत्यक्ष, मतलब कि डायरेक्ट विधि। निम्नलिखित में से कौन सा खोज विधि का एक अभिलक्षण नहीं है? पहला करें कि यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित उद्देश्य के साथ एक समस्या कक्षा को सौंपी जाती है और प्रत्येक बच्चे को अपने लिए कुछ खोजने के लिए जिम्मेदार महसूस कराया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए, ये भी खोज विधि का लक्षण नहीं है। सेकंड कह रहा है कि जब भी छात्रों को आवश्यकता महसूस होती है तो सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन शिक्षक को आगमनात्मक विधि के द्वारा छात्रों से सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी भी खेल विधि से नहीं संबंधित है। तो इसमें हो जाएंगे ऑप्शन बी, नाइदर वन नॉर सेकंड। निम्नलिखित में से क्या संविभाग, मतलब कि पोर्टफोलियो का एक प्रबल पक्ष नहीं है? तो इसके फलस्वरूप सहयोग और विद्यार्थियों की प्रगति के संबंध में चिंतन का अवसर तो प्राप्त होता है। तो पहला तो है। सेकंड कह रहा है कि इससे विद्यार्थियों को दायित्व से मुक्त करने में सहायता मिलती है। तो इसका ऑप्शन बी ही नहीं होगा, यही पोर्टफोलियो से नहीं संबंधित है। थर्ड कह रहा है कि पोर्टफोलियो मतलब इसके फलस्वरूप माता पिता को अपने बालकों के कार्य निष्पादन के संबंध में मूल्यांकन करने का भी अवसर मिलता है। एंड इट हेल्प्स डेवलप स्किल्स फॉर इवेल्युएटिंग ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब यह स्वयं के सबल और दुर्बल पक्ष के मूल्यांकन के लिए कौशल विकसित करने में भी सहायता देता है पोर्टफोलियो।
साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू के दौरान अध्यापक में निम्नलिखित में से किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो उसमें गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए एंड क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या कक्षा में श्रव्य अनुदेशात्मक सामग्री का एग्जाम्पल है? तो ये हो जाएगा जो रेडियो है वही। अधिगम से संबंधित प्रभावी प्रतिपुष्टि मतलब कि फीडबैक कौन सा है? तो ये हो जाएगा, इसमें अधिगमकर्ता के सबल और दुर्बल मतलब कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पक्ष की पहचान की जाती है फीडबैक में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम बात करेंगे पार्ट 5 डोमेन नॉलेज एंड NEP 2020। तो इसमें पहला बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेक्ट है? भाषा या फिर विषय वस्तु ये सांस्कृतिक पहलू के अंतर्गत आते हैं। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि वैश्विक मुद्दे मनोवैज्ञानिक पहलू के अंतर्गत आते हैं। ग्लोबल इश्यू अंडर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली वन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या EVS में शिक्षण अधिगम की योजना बनाने में शामिल चरणों में से एक नहीं होगा? तो इसमें अपनी पाठ्य योजना में चिंतन करना शामिल है, सीखने और समझने के लिए जांच करने की योजना बनानी चाहिए, एक यथार्थवादी समय रेखा भी बनानी चाहिए। इसमें मूल्यांकन के परिणाम तैयार करना नहीं शामिल है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूत्र भाषा में क्या होता है? तो इसमें सोशल इंग्लिश शामिल होती है, इसमें प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं शामिल होती है। फॉर्मेलिक लैंग्वेज में सोशल इंग्लिश शामिल होती है, ना कि प्रोफेशनल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 2 अंकों की संख्या में एकात्मक मान किसके समान होता है? तो ये हो जाएगा प्लेस वैल्यू के समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियों को सांस्कृतिक जानकारी में शामिल किया गया है जो कि स्टोरी बुक के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं? तो ये हो जाएगा इसमें लिंग्विस्टिक मतलब कि भाषाई और जियोग्राफिकल दोनों ही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फ्री राइटिंग में ना करने के अंतर्गत आता है? विथ हु अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर नॉट टू डू इन राइटिंग। तो इसमें सभी के लेखन को बनाए रखना शामिल है, उन सभी गलतियों को सही करना जो आप ढूंढ सकते हैं, यही फ्री राइटिंग में ना करने के अंतर्गत शामिल होता है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पाठ स्तर की लेखन गतिविधि में लेखन के अंतर्गत क्या शामिल है? तो इसमें आता है डायरीज लिखना तथा डिस्क्रिप्शन मतलब कि विवरण। तो इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मैक्सिम सिंपल मतलब कि अधिकतम या फिर कहावत सरल से सम्मिश्र के लिए सही उदाहरण कौन सा है? तो यदि हम पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ते हैं तो वही हो जाएगा मैक्सिम सिंपल। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? तो लघु समूह परियोजनाएं बनाना, क्षेत्र दौरा मतलब फील्ड ट्रिप, बाह्य अध्ययन यानी कि आउटडोर स्टडी एंड प्रदर्शनी करना। ये सभी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकास के प्रमुख चरणों में से एक नहीं है? तो इसमें वयस्क नहीं शामिल है। बच्चों में विकास के प्रमुख चरणों में आती है शैशवावस्था पहले, फिर बाल्यावस्था एंड देन किशोरावस्था। NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन इवोल्यूशन का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, हेल्पिंग द चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। NEP 2020 के अनुसार प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अनुभव जनित अधिगम मतलब कि एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग तथा क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक चिंतन को अपनाना चाहिए। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो मैंडेटरी स्पेशल एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया गया है इसमें, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें सुटेबल इमारती ढांचे को बढ़ावा दिया गया है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और एक निजी शिक्षक की बात कही गई है, एंड सुटेबल टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी की भी बात की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का कितना % खर्च किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 6% ओनली। पहले कितना था ये भी याद रखिएगा पुराना डेटा, तो पहले था 1.7%। नेक्स्ट NEP 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल
को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया, तो ये हो जाएगा 2025। कोल्ब के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का निर्माण किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, तो हो जाएगा अनुभव के रूपांतरण के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आधारित शिक्षा की एक विशेषता नहीं है, तो इसमें छोटे कदमों का सिद्धांत मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स शामिल हैं। सहकर्मी समूह सीखने का सिद्धांत भी शामिल है। योग्यता आधारित शिक्षा में इसमें सीखने में निपुणता का सिद्धांत भी शामिल है, लेकिन जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उनको याद करने की थ्योरी नहीं शामिल है योग्यता आधारित शिक्षा में, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। दक्षता आधारित उपागम मतलब कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो इसमें प्राप्त की जाने वाली सक्षमताओं की सूची तैयार करने की आवश्यकता है। दक्षताओं को कठिनाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। अधिगम की पूर्वापेक्षाओं की पहचान करना और उसे शिक्षण अधिगम का एक भाग भी बनाना है। लेकिन डी कह रहा है कि निर्धारित समय सीमा में कोर्स कवरेज को सुनिश्चित करना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच की आवश्यकता नहीं है। अभी क्षमता आधारित शिक्षा में सुनिश्चित किया जाता है, तो इनमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को सुनिश्चित किया जाता है। यदि कोई छात्र प्रदर्शनी, वाद विवाद और भ्रमण जैसी गतिविधियों में भाग लेता है, तो वह किसमें शामिल होता है, तो वह को स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज मतलब कि सह शैक्षिक गतिविधियों में शामिल होता है। अनुभवात्मक अधिगम चक्र के किस चरण में व्यक्ति अपने अनुभव पर विचार करता है और उसका अवलोकन करता है, तो ये हो जाएगा चिंतनशील अवलोकन। वयस्कों को इरादतन अनुभवों को लेने और साझा करने के लिए समय लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बच्चों को उन चीज़ों और घटनाओं के बारे में बात करने के अवसर प्रदान करना जो यहाँ और अब अतीत, वर्तमान और काल्पनिक नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप रचनात्मक कक्षा के संबंध में सही ढंग से सुमेलित है, तो इसमें प्रयोग की बात करें तो छात्र व्यक्तिगत रूप से एक प्रयोग करते हैं और फिर समूह में परिणामों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आते हैं, बिल्कुल सही है। परियोजना कार्य करता है कि छात्र परियोजना के रूप में एक विषय चुनते हैं और परियोजना को पूरा करते हैं और अपने निष्कर्षों को कक्षा में प्रस्तुत करते हैं, तो इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से चित्रकारी के साथ किस गतिविधि का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा लिसन एंड गेस करना। डेविड कोल्ब के अनुभवात्मक अधिगम चक्र का पहला चरण क्या है, तो ये हो जाएगा ठोस अधिगम। एनईपी 2020 के संपूर्णवादी मतलब कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्णवादी शिक्षा की चर्चा में किस पर ध्यान देने को कहा गया है, तो उसमें सभी पक्षों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक पर अपेक्षित बल देने को कहा गया है। एनईपी 2020 में मुख्यतः किस बात पर बल दिया गया है, तो उसमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वो है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। व्यावसायिक मतलब कि वोकेशनल एंड कौशल कार्यक्रम के संबंध में नई नीति कब शुरू की गई थी, तो ये की गई थी 2020 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5+3+3+4 पाठ्यचर्चा और शैक्षणिक संरचना का उद्देश्य क्या है, तो यह सीखने के लिए एक लचीला तथा बहुविषयक मल्टीग्रेड दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम बात करेंगे पार्ट 6 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की, जिसमें पहले 10 क्वेश्चंस होते हैं जनरल हिंदी के एंड 10 क्वेश्चंस होते हैं जनरल इंग्लिश के, ठीक है। और उसके बाद जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो लैंग्वेज मतलब कि उसमें आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी हो, और उसमें भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी को ही डिस्कस कर रहे हैं। और यदि अगर आप हिंदी के अलावा कोई और भी लैंग्वेज चूज करते हैं तो आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। तो इसमें पहला है अंजर पंजर ढीले करने का अर्थ है पूरी तरह से मारना। 3 बेड़ियां मिलती हैं जहाँ, यह किस समास का उदाहरण है, तो यह है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 3 बेड़ियां मिलती हैं जहाँ, इसका अर्थ क्या होगा कि त्रिवेणी, ठीक है। नेक्स्ट है पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हो जाएगा पव प्लस अंत और इसमें होगी अयादि संधि। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है तो उसे कहते हैं पारितोषिक। इसमें से तुरंग शब्द किसका समानार्थी है, तो ये घोड़े का समानार्थी है।
नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? जैसे कि अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु, तो ये सभी गुण हैं, ठीक है, गुण बोधक से संबंधित हैं। शूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो ये हो जाएगी शौर्य। कृष्ण का शुक्ल से वही संबंध है जो कि कुसुम का किससे है? तो वो है वज्र से। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, तो इसका ऑप्शन ए तो गलत है, क्योंकि इसका हो जाएगा मध्यकाल में, मध्यकालीन युग में नहीं होगा, मध्यकाल में होगा, ठीक है, तो इसका ए गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, तो यस, इसका दूसरा करेक्ट है। सी कह रहा है कि इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, तो इस समय मोहन की आयु नहीं, इस समय मोहन की अवस्था 20 वर्ष है, एंड वह चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, तो यहाँ पे चाहे नहीं होगा, इसमें होना चाहिए वह भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। अब हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश की, जिसमें पहला इडियम है टू मेक बोथ एंड्स मीट। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव। नेक्स्ट इडियम है नो इफ्स एंड बट्स, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा नो डाउट्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन हु स्टडीज द अकल्ट मीनिंग ऑफ नंबर्स एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ, तो ये हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द है न्यूमरोलॉजिस्ट। न्यूमरोलॉजिस्ट मतलब कि जो अंक का विशेषज्ञ होता है उसके लिए। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें जो नेविगेशन है यही गलत है, क्योंकि इसका हो जाएगा नेविगेशन, GA होना चाहिए ना कि GE, बाकी सभी करेक्ट हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ बॉइस्टरस, तो इसका मतलब हो जाएगा कि उपद्रवी होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा पीसफुल। नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लिविड, इसका सिनोनिम क्या होगा? तो ये हो जाएगा फ्यूरियस, मतलब कि उग्र या क्रोधी व्यक्ति, उग्र या क्रोधी। नेक्स्ट है चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आई रेयरली वॉच एक्शन मूवीज, तो इसका हो जाएगा एक्शन मूवीज आर रेयरली वॉच्ड बाई मी। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर, तो सेंटेंस कह रहा है इफ आई ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी आई एम गेटिंग अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस, तो इसमें आई एम गेटिंग में एरर है, यहाँ पे होना चाहिए आई विल गेट, ठीक है, बात कर रहा है ना फ्यूचर की, तो यहाँ पे होना चाहिए आई विल गेट अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बताना है फिलिंग द ब्लैंक्स। करिश्मा हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर, तो इसमें होना चाहिए वेयर शी लिव्ड। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है वी मस्ट नॉट टेक द फ्यूचर फॉर ग्रांटेड रैदर वी शुड एंजॉय द डैश जॉयस ऑफ आवर हमड्रम लिव्स, तो इसमें हो जाएगा एवरीडे, ठीक है, वी शुड एंजॉय द एवरीडे जॉयस ऑफ आवर हमड्रम लिव्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हिंदी की, जिसमें पहला है कि पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो ये है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश, इस ग्रंथ की भाषा क्या है? तो यह है हिंदी, और इसकी रचना की जाती है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट है क्या बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा क्या यह बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है? तो इसमें जो शब्दालंकार ये बताते हैं कि शब्दों में चमत्कार है, एंड अर्थालंकार बताते हैं कि अर्थों में अद्भुत अनुभव सौंदर्य है। नेक्स्ट इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? जैसे कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तो इसमें है चौपाई। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक उत्तरकार नहीं है? तो इसमें क्षेमेंद्र नहीं, इसमें है भट्ट लोलट शंकुक एंड अभिनव गुप्त। विपत जाल, विपत प्लस जाल, इसका हो जाएगा विपत जाल में कौन सी संधि है? इसमें है व्यंजन संधि। भला मानस, भला मानस में कौन सा समास है? तो इसमें है कर्मधारय समास। ओठों की
आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवर्तमुखी स्वर है? तो ये हो जाएगा ए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? इसका एक कह रहा है कि सोना, सोना करेक्ट है। धेनु का धेनुए भी करेक्ट है, मतलब धेनु एक वचन है, इसका बहुवचन होगा धेनुए। छात्र एक वचन है, इसका बहुवचन होगा छात्रगण। लेकिन आटा जो द्रव्यवाचक संज्ञा है और इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, तो इसका ऑप्शन डी ही गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि बाह का सामान्य बहुवचन क्या है? तो ये हो जाएगा बाहें। तो हम लोगों ने EMRS के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को भी आज कंप्लीट डिस्कस किया है। तो यदि आप लोगों को सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।